नमस्कार। आज हम भूगोल में तटीय मैदानी भाग की चर्चा करेंगे। भारत की केवल जो तटीय सीमा है वो 6100 किलोमीटर है, जिसमें द्वीपों को शामिल नहीं किया जाता है। अगर द्वीपों को शामिल कर दिया जाए, मतलब अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को शामिल कर लिया जाए, तो समुद्री सीमा 7516.6 किलोमीटर है, जिसमें से भारत के 9 राज्य बनाते हैं, 5 पूर्वी पश्चिमी तट पर और 4 पूर्वी तट पर सीमा बनाते हैं। आइए आगे देखते हैं इनको। आप अगर है तो ये हमारे यहाँ से लेकर गुजरात से लेकर केरल तक, गुजरात, फिर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये हमारे कौन है, पश्चिमी तट हैं। और इधर ये हमारे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये हमारे पूर्वी तट के हिस्सा हैं। जिसमें से आगे इनको हम मैप के द्वारा भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि मैप में कहाँ पर ये पश्चिमी तट है। तो जितना रेड कलर से है ये हमारा पूर्वी तट है, और इधर का जो ग्रीन तट से है ये हमारा पूर्वी तट है। पश्चिमी तट में जो आप देखिएगा, इधर की तरफ जो नदियाँ बहती हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, और इधर जो नदियाँ पूर्वी तट में बहती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। इसलिए पूछा जाता है कि कौन सी। अब इधर की तरफ जो नदियां हैं वो मुख्यतः नर्मदा हो गई, और ताप्ती जो नदी है वो हमारी अक्सर करके एस्चुरी का निर्माण करती है, जिसे हम बोलते हैं भ्रंश घाटी। तो दो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इधर गंगा है, दामोदर नदी हो गई, कृष्णा नदी है, कावेरी नदी है, ठीक है। बहुत सारी नदियाँ, भारत की अधिकांशतः जो नदियाँ हैं वो पूर्वी तट में ही आकर गिरती हैं। आइए अब जो तट हैं जो बने हुए हैं उनको मैप के द्वारा देखते हैं। तो गुजरात में 3 तट हैं, कच्छ का तट, कठियावाड़ तट और सौराष्ट्र तट। आइए इनको हम मैप के द्वारा देखते हैं। तो यहाँ पर सरक्रीक है, और यहीं पर ही ये जो है वो कच्छ का तट है, और यहाँ पर फिर उसके बाद कठियावाड़ का तट है, और फिर उसके बाद जो है वो काकरा पारा का तट है। फिर ये पूरे गुजरात में 3 तट हैं। गुजरात के बाद महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक कोंकण तट है, और गोवा से लेकर कर्नाटक के न्यू मैंगलोर तक कन्नड़ तट है, और न्यू मैंगलोर से लेकर कर्नाटक के और केरल तक की मालाबार तट है। पूर्वी में देखिए तो इधर ये बिल्कुल कन्याकुमारी बिल्कुल है, इसको केमोरिन भी बोलते हैं। और यहाँ से लेकर पूर्वी में अगर आप देखेंगे तो पूर्वी में कन्याकुमारी से लेकर पुलिकट झील तक कोरोमंडल तट है, और जो कि पुलिकट झील है आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश से लेकर विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में जो है वहाँ गोलकुंडा तट है, और उसके बाद विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से लेकर और उड़ीसा के चिल्का झील तक की जो तट है उसको हम उत्कल तट बोलते हैं, और उसके बाद चिल्का झील उड़ीसा से लेकर पश्चिम बंगाल तक जो हुगली तक है उसे हम बोंगा तट बोलते हैं। आइए इसको एक एक करके अलग अलग कलर से हम आपको मैप दिखाते हैं। जो आप देखेंगे तो ये हमारा हो गया, इधर ये सरक्रीक विवाद हो गया जो कि पाकिस्तान के साथ में है। इधर ये पूरा हो गया जिसे हम कठियावाड़ है, और ये कोकर तट हो गया, ये कोकर तट हो गया। फिर ये मालाबार तट हो गया, ये आपका कोरोमंडल तट हो गया। यहाँ पर कृष्णा नदी बहती है जो कि हमारी इस टाइप से नदी आती है और डेल्टा का निर्माण करती है। फिर ये उत्तरी सरकार का तट हो गया, और स्वर्ण रेखा है, ये भी हमारी नदी डेल्टा का निर्माण करती है। आइए एक एक करके पश्चिमी तट और पूर्वी तट देखते हैं। तो पश्चिमी तट में गुजरात में 3 तट हैं, कच्छ का तट, कठियावाड़ तट और काकरापारा तट। और महाराष्ट्र और गोवा के मध्य कोंकण तट है, और कर्नाटक में कन्नड़ तट या कनारा तट है, और मालाबार तट केरल में है। इसी प्रकार से पूर्वी तट भी देख लीजिएगा। पूर्वी तट में कोरोमंडल तट है जो कि तमिलनाडु में है। आंध्र गोलकुंडा, काकीनाडा और उत्तरी सरकार आंध्र प्रदेश में है। उत्कल तट, कलिंग तट और ये उड़ीसा में बोला जाता है, और बोंगा तट पश्चिम बंगाल में बोला जाता है। अब पहले हम पश्चिम तट देखते हैं और फिर हम पूर्वी तट। पहला नंबर 1 गुजरात तट है, और गुजरात भारत की जो है सबसे लंबी तटीय सीमा रखता है। तो गुजरात जो है सबसे लंबी
तटीय सीमा है और दूसरे नंबर पर वेस्ट बंगाल आता है, सबसे ज़्यादा है। और गुजरात और वेस्ट बंगाल जो हैं जो स्थलीय सीमा और जलीय सीमा दोनों से साझा करते हैं। इसके बाद जो सबसे कम जो है वो गोवा, सबसे कम गोवा तट के साथ में साझा करता है। आइए सबसे अब एक एक करके हम तटों की चर्चा करते हैं। गुजरात के तट को 3 भागों में बांटा गया है, जिसे हम कच्छ का तट है और कच्छ के तट से ही नमक का उत्पादन किया जाता है। इसीलिए जब जो नमक होता है वो वाइट कलर का होता है, इसीलिए इसको हम सफ़ेद मरुस्थल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ही लूनी नदी आकर बहती है और आकर ही ज़मीन में ही विलायमान हो जाती है, और इसलिए यहाँ पर खेती योग्य भूमि नहीं है और लूनी ही नमक का यहाँ पर ज़्यादा उत्पादन होता है। उसके बाद कठियावाड़ जो तट है वो आप देखेंगे गिरी तथा मांडव पहाड़ियों से घिरी होने के कारण कुछ मात्रा में खेती योग्य भूमि पाई जाती है, मगर अधिकांशता जो है यहाँ पर भी भूमि नहीं है, मरुस्थलीय क्षेत्र ही आता है। उसके बाद काकरापारा जो तट है वो भी आप देखेंगे तो काकरापारा तट है, इसी में ही नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती और इसी में ही आकर और खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में गिरते हैं। ये खंभात की खाड़ी है, यहाँ पर गिरती हैं नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती। ये हमारा जो हो गया, ये हमारा खंभात की खाड़ी है। गुजरात के तट पर कुछ महाद्वीप द्वीप भी हैं जो आपसे कभी कभी पूछे जाते हैं। पिरम द्वीप हो गया, दीव हो गया, अलियावेट हो गया, कठियावेट हो गया, और यहीं पर ज्वारी बंदरगाह भी हैं जिनको हम पेट्रोलियम, आप देखिएगा एरियावेट और कठियावाड़ से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं, जो कि खंभात की नदी की खाड़ी में नर्मदा नदी के मुहावने पर पाए जाते हैं। ज्वारी बंदरगाह कांडला बंदरगाह है, जो कि मुक्त व्यापार केंद्र रखा गया है और जिसका नाम अभी बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है, और ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह भी बोला जाता है। पहले सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई भी इससे बड़ा भी बंदरगाह है। आइए देखते हैं दूसरा कोकण तट है, जिसका विस्तार दमन से लेकर गोवा तक है। दमन गुजरात के क्षेत्र में आता है और गोवा तक, मतलब पूरा महाराष्ट्र और गोवा तक है। महाराष्ट्र के तट पर अनेक द्वीप हैं, जैसे सेलसेट द्वीप, और इसी पर ही मुंबई शहर बसा है, जो कि 7 टापुओं का शहर बोला जाता है। पूछा जाता है कि मुंबई शहर किस द्वीप पर है, तो सेलसेट द्वीप पर है। यहीं पर बुइचर द्वीप है, एलिफेंटा द्वीप है और कंजर और क्रास द्वीप है। आइए इस पर बंदरगाह भी हैं, तो मुंबई बंदरगाह जो है, जो भारत का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है, यहीं भारत का प्रवेश द्वार भी बोला जाता है और इसी से ही भारत के अधिकतम पेट्रोलियम पदार्थों का आयात किया जाता है। उसके बाद दूसरा है, उसे हम न्याहो शोहा या जवाहरलाल नेहरू हम बंदरगाह बोलते हैं। तो महाराष्ट्र के तट पर जो बंदरगाह का विकास जो इसका जो किया गया था, वो मुंबई के जो बंदरगाह है उसको भार कम करने के लिए गया था, और ये भारत का सबसे आधुनिकतम बंदरगाह है, ये बनाया गया है। और कोकण के तट पर ही एक मार्मगांव बंदरगाह है, जो कि गोवा के तट पर जुआरी नदी के मुहावने पर स्थित है। मतलब ये मार्मगांव अगर कहाँ पर है, तो मार्मगांव बंदरगाह गोवा में है, और इसे ये जुआरी नदी के बहाने पर हैं, और इस बंदरगाह से अक्सर करके अधिकतम काजू और लौह अयस्क की निर्यात की जाती है। इसलिए काजू और लौह अयस्क का निर्यातक बंदरगाह कौन सा है, तो ये मार्मगांव बंदरगाह है। आइए अगला हम पढ़ते हैं कन्नड़ या कनारा तट, जो कि गोवा से लेकर न्यू बेंगलोर तक की फैला हुआ है, और ये शरावती नदी के तट पर ही भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी बनाता है, जिसे हम जोग प्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात या राजा रानी जलप्रपात भी कहते हैं। कर्नाटक में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है और इसी से ही अक्सर करके कॉफ़ी का निर्यात किया जाता है, इसलिए इसे हम कॉफ़ी बंदरगाह भी बोलते हैं। विश्व में सर्वाधिक जो कॉफ़ी है वो ब्राज़ील में पाई जाती है, इसलिए वहाँ उसका सेंटोस बंदरगाह है। तो भारत का अगर सेंटोस बंदरगाह बोला जाता है, तो वो उसको हम इसी न्यू मैंगलोर बंदरगाह को ही बोलते हैं। और इसी पर ही सबसे ज़्यादा भटकल द्वीप और पिंजगन द्वीप भी कर्नाटक के तट पर हैं।
अब आइए मालाबार तट को देखते हैं जो कि केरल में फैला हुआ है और इसका विस्तार न्यू बेंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक है और केरल के तट को ही मालाबार तट कहते हैं। और यहीं से ही भारत में जो जलवायु आती है उसका हम भी यहीं से आता है और मालाबार तट में ही मसालों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था और यहीं से ही विदेशों का ही आगमन हुआ था। इसलिए केरल को ही मसालों का बगीचा कहा जाता है और केरल के इस तट पर स्थित जो लैगून झीलें हैं इन्हीं को हम कपाल कहते हैं। अगला है वेम्बनाड या अष्टमुदी या प्रमुख लैगून झीलें जो हैं वो भारत की सबसे प्रमुख झीलें जो हैं वो केरल के तट पर नौका दौड़ है बल्लमकड़ी जिसे हम नेहरू ट्रॉफी का आयोजन किया जाता है और वेम्बनाड झील में ही नौसैनिक प्रशिक्षण केंद्र बना हुआ है। जितने भी हमारे नौसेना से संबंधित प्रशिक्षण ट्रेनिंग सेंटर होता है वो वेम्बनाड झील में ही होता है जो कि वेलिंगटन द्वीप पर है। और भारत का जो सबसे छोटा जो नेशनल हाईवे भी बना है ये भी इसी मालाबार तट के समीप में बना हुआ है। इसको आप लोग देख सकते हैं। भारत का सबसे छोटा जो नेशनल हाईवे है वो 966B है जो कि वेलिंगटन द्वीप को कोची से जोड़ता है। वेलिंगटन द्वीप से ही अरब व्यापारी आते थे और कोची को अरब सागर की इसीलिए रानी बोला जाता है। और कोची बंदरगाह भारत का मसाला बंदरगाह भी बोला जाता है क्योंकि केरल में सर्वाधिक मसाले होते हैं। और मसाले क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। ये हमारे पश्चिमी तट थे। अब हम देखते हैं भारत के पूर्वी तट। पूर्वी तट में पहला है कोरोमंडल तट जो कि कन्याकुमारी से लेकर पुलिकट झील तक की फैला हुआ है। तमिलनाडु के तट पर कोरोमंडल तट का विस्तार है। उत्तर पूर्वी जो मानसून है वो इस सबसे अधिक कोरोमंडल तट पश्चिम बंगाल में ही होता है। मतलब जब शीतकालीन जब वर्षा होती है तो कोरोमंडल तट में होती है, परंतु जब ग्रीष्मकालीन वर्षा जो होती है वो यहाँ पर नहीं होती, वो यहाँ पर वृष्टि छाया क्षेत्र के अंदर आती है। इसलिए अभी आपको हम इसको वृष्टि छाया क्षेत्र भी दिखाते हैं। ये हमारा हो गया जिसमें जब इधर से दक्षिणी पश्चिमी मानसून जाता है रेड कलर से जो बना हुआ है तब वह सीधा इधर चला जाता है और ये हमारा यहाँ पर वृष्टि छाया रह जाता है तो ये यहाँ चला जाता है और यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती है। और ये रेड कलर से जो बना है ये हमारा दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। परंतु जब शीतकालीन में यह मानसून लौटते हुए ग्रीन कलर का जो है बना हुआ है, जब ये वापस आता है तब इस तट पर ही वर्षा अधिकांशतः होती है। आइए इसको हम और भी देखते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ये जो है पश्चिम पर यहाँ पर ही ये मन्नार की खाड़ी है और यहीं पर ही धनुषकोटि है जिससे हमारा श्रीलंका से सबसे नज़दीक है जो कि पंबन द्वीप या रामेश्वरम बोला जाता है। और यहीं पर ही एलनौर बंदरगाह है और चेन्नई बंदरगाह है और यहीं पर ही श्रीलंका का जाफना प्रायद्वीप है और कच्चा द्वीप है जो कि श्रीलंका को भारत विश्व का पूर्व का मोती भी कहा जाता है। कच्चा द्वीप जो 1974 में भारत ने श्रीलंका को दे दिया था। आइए इसके अन्य जो हम मंडल देखते हैं कोरोमंडल के बाद में दूसरा है गोलकोंडा तट या आंध्रा तट। ये जो है वो पुलिकट झील से लेकर विशाखापत्तनम मतलब आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। पुलिकट झील भी के बारे में भी समझ लीजिए कि आंध्र प्रदेश में एक ये लैगून झील है जो कि इसी पर ही श्रीहरिकोटा द्वीप है और यहीं पर जितने भी इसरो के जितने भी प्रशिक्षण के प्रक्षेपण होते हैं, यहीं से जितने भी सैटेलाइट छोड़ी जाती हैं वो यहीं से छोड़ी जाती हैं। और यहीं पर ही सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र भी बना हुआ है जिसको हम इसरो के नाम से बोलते हैं। और इसरो का जो मुख्यालय है वो बेंगलोर में है जिसका स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो के मुख्य इस समय जो चेयरमैन हैं अध्यक्ष हैं वो सतीश रेड्डी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। उसके बाद और भी यहाँ पे झीलें हैं जैसे कोल्लेरू झील या होप आइसलैंड है, तो आइए उसके बारे में भी देखते हैं। तो कोल्लेरू झील जो है कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा द्वारा निर्मित मीठे पानी की झील है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कृष्णा गोदावरी डेल्टा द्वारा निर्मित मीठे पानी की झील कौन सी है, तो कोल्लेरू झील है। यहीं पर होप आइसलैंड भी है। तो अगर आपसे पूछा जाए
तो होप आइसलैंड जो है वो कृष्णा गोदावरी डेल्टा द्वारा निर्मित है और आंध्र प्रदेश के तट पर विशाखापत्तनम बंदरगाह भी है। यह बंदरगाह जो है पूर्व का एकमात्र प्राकृतिक बंदरगाह है। मतलब पश्चिम में केवल एकमात्र मानव निर्मित या कृत्रिम बंदरगाह है और पूर्वी की तरफ केवल एक प्राकृतिक है, बाकी सभी कृत्रिम बंदरगाह हैं। तो इसलिए ये जो है ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है विशाखापत्तनम। अगर आपसे पूछा जाए तो मात्र एक ही पूर्वी तट का ही एकमात्र प्राकृतिक बंदरगाह है और ये भारत का सबसे गहरा भी बंदरगाह है। और यहीं पर डॉल्फिन पहाड़ियों के घिरा होने के कारण बंगाल की खाड़ियों से जो चक्रवात है इससे ये बचा रहता है। और हिंदुस्तान जो शिपयार्ड भी है वो भी विशाखापत्तनम में भी इसी बंदरगाह के समीप पर ही स्थित है। उसके बाद अन्य जैसे हैं उड़ीसा की तरफ चलते हैं तो उसके ऊपर उड़ीसा में उत्कल तट है, तो उत्कल में कलिंग तट है जो कि उड़ीसा का तट है। और यहीं पर चिल्का झील है जो भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है और मीठे पानी की है, और ये खारे पानी की भी यही है। और पारादीप झील जो है यहीं इसको जापान की सहायता से ही बनाया गया था और भारत का लौह अयस्क का निर्यातक क्षेत्र भी बोला जाता है। लास्ट हमारा बोंगा तट है जो कि पश्चिम बंगाल का तट है। ये पश्चिम बंगाल जो है अक्सर के जूट के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ से जूट का अधिकतम यहाँ से निर्यात किया जाता है। और इसी पर ही वो पश्चिम बंगाल में ही दो बंदरगाह हैं, जिसमें एक हल्दिया बंदरगाह है पश्चिम बंगाल में और दूसरा पश्चिम बंगाल में कोलकाता बंदरगाह है, कोलकाता। तो हल्दिया बंदरगाह हुगली नदी के मुहावने पर है जो कि जूट बंदरगाह भी बोला जाता है, और कोलकाता बंदरगाह भी हुगली नदी पर स्थित है। पर ये एक कोलकाता जो बंदरगाह है ये एकमात्र नदी बंदरगाह है, मतलब बाकी समुद्र के तटी हैं, और पर कोलकाता बंदरगाह जो है वो नदी बंदरगाह है। ये हमारा आज का भारत की तटीय सीमाएं के बारे में था। अगली बार में हम भारत के प्रमुख द्वीप समूह पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।